हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पर। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 60 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक द नॉर्सेट 11, क्योंकि नॉर्सेट 11 में अब 60 दिन का टाइम बच गया है। लेकिन इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे अच्छे से प्रोडक्टिव यूज करें, एक एक दिन को प्रोडक्टिव बनाएं, जिससे हम इस 60 डेज में नॉर्सेट को ले पाए। क्योंकि बहुत अच्छी खासी पढ़ाई होने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होने के बाद भी इस 60 दिन को अगर अच्छे से रिवाइज नहीं किया, अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर हमारे नॉर्सेट में सिलेक्शन का चांस कम हो जाता है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या प्लान रहेगा, क्या वीकली प्लान है, क्या हमारा पर डे का प्लान है, कितने घंटे पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से दिन पे करना है, जिससे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो आपकी इन सारी टेंशन को खत्म करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूं। अब सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, जिस तरह से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर दिया जाएगा उसी पाथ पे चलना है, उसे ही फॉलो करना है, और आपको डेफिनेटली नॉर्सेट 11 में बहुत अच्छी रैंक मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें सबसे पहले मैं मेन रूल बता रही हूं। 4 मेन रूल है जिसे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में रखना है। पहला रूल यह है कि आपको एक ही सोर्स को फॉलो करना है। जहां से आपने पढ़ाई किया है, जहां से आपने नोट्स बनाया है, इस टाइम पे आप अपने नोट्स को, आप अपने प्लान को स्विच नहीं करोगे। ये ध्यान रखना, आपको स्विच नहीं करना है। आपने जो नोट्स बनाया, जहां से आप पढ़ रहे हो, जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो, या जहां से आपने इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया, उसी नोट्स को बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऐसा लग रहा है यार ये नोट्स तो कम है, चलो एक काम करते हैं यहां से भी पढ़ लेते हैं, यहां से भी। लास्ट के 60 डेज में कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। जो आपने 3 4 5 महीनों में किया है वही फॉलो करना है इन 2 महीनों में। समझ में आ रहा है? 60 डेज में। तो पहला गोल्डन रूल, पहला मेन रूल यही है कि हम कुछ भी नया कहीं और से नहीं पढ़ेंगे, जहां से हम पढ़ रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे। दूसरा, नॉर्सेट पीवाईक्यू, जो आपको एक्चुअल आइडिया बताएगा कि जिस तरह से आपने पढ़ाई की है, जो आप पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नॉर्सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट वीकली ट्राई करना है कि 1 या 2 मॉक टेस्ट तो आप दे ही दो। ठीक है, तो ये हमारा मेन रूल रहेगा जो हम इस 60 डेज में फॉलो करने वाले हैं। अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। अब बात आती है मैम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। यही मेन होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, लाइक एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नॉर्सेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो नॉर्सेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? इन्हीं टॉपिक्स पे देना है, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे देना है। ये हमारे 6 मेन सब्जेक्ट हैं जो पिलर्स हैं नॉर्सेट के लिए, जिसे पढ़े बिना आप नॉर्सेट क्रैक नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन सब्जेक्ट को छोड़ दें, तो फिर हमारी अच्छी रैंक कैसे आएगी, प्रीलिम्स हम क्वालिफाई कैसे करेंगे। तो इसके अलावा आपको फार्मा पढ़ना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। देखो, अब कुछ बच्चों का है कि मैम एमएसएन बहुत वास्ट है, हम सारे सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर आपका एना फिजियो क्लियर है, एना फिजियो के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन डिसऑर्डर के क्वेश्चंस, नर्सिंग प्रायोरिटी के क्वेश्चन, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, उसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो आप अगर हर सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में अगर सारे सब्जेक्ट्स के एना फिजियो अगर याद है, नहीं कर रहे हो, तो स्किप करके आप उसके डिसऑर्डर वाले पार्ट को अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, देखो एना फिजियो करना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम डिसऑर्डर को समझ नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन डिसऑर्डर वाले पार्ट से आता है, मेडिसिन से, सर्जरी से, ड्रग्स से, नर्सिंग प्रायोरिटी से, इनसे ज्यादा पूछा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये हमारे एक माइनर सब्जेक्ट्स में आता है जिसे हमें स्किप नहीं करना है। हमारे पास टाइम है, हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, हम ज्यादा टाइम अच्छी प्रैक्टिस सब कुछ इन सब्जेक्ट की करेंगे, लेकिन हम इन सब्जेक्ट को छोड़कर नहीं जाएंगे, कि हमें रैंकर बनना है, हमें अच्छी रैंक लेनी है, हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस तक जाना है और वहां पे भी अच्छी रैंक लेकर आना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो मैम, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपने बता दिया, प्रायोरिटी किसको देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने। इसके अलावा इन 60 दिन में क्या करें?
सब्जेक्ट्स भी हमें पता चल गया, डेली कैसे कैसे पढ़ना है, मेन रूल क्या है वो भी पता चल गया। लेकिन इन 60 दिन को डिवाइड कैसे करें? तो मैंने इन 60 दिन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए बी सी। जैसे नॉर्सेट हमें पार्ट डिवीजन करके सिखाता है, वैसे हम भी अपनी स्ट्रैटेजी को पार्ट्स में करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया इन 60 दिन को, यानी 20 दिन 20 दिन और 20 दिन, 20 डेज 20 डेज 20 डेज। 20 डेज में हम अपने स्ट्रॉन्ग योर कॉन्सेप्ट्स, ऐसा नहीं है कि अब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सोचोगे हम अब स्टार्ट कर रहे हैं मैम हो जाएगा, डिफिकल्ट है। आपने हाँ पहले पढ़ा हुआ है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे उन बच्चों के लिए बेनिफिट है जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी है, तो वो 20 दिन अपने उन्हीं कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देंगे। मैं बताऊंगी वीकली और डेली प्लान भी क्या होगा। तो 20 दिन का पता चल गया कि हम कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो सिर्फ पूरे दिन थियरी नहीं पढ़ेंगे, और भी चीजें हैं इसके साथ साथ। और नेक्स्ट के 20 डेज में हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करेंगे, जो मैंने बोला है। यहाँ तो माइनर भी होगा, मेजर भी होगा, सभी पढ़ेंगे, लेकिन आगे के नेक्स्ट 20 डेज में हम मेजर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्किप नहीं करेंगे। कहते ना टिक 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 टिक, यस डन 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 डन, रिवाइज करना है। ऐसा है नहीं कि सब कुछ हमें याद रहता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूलते हैं। भूलना नेचर, ये मत सोचो कि मैम हम पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, सबके साथ होता है। इसीलिए तो इस 20 दिन में उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। और नेक्स्ट के 20 डेज में हम मॉक टेस्ट और फुल रिवीजन करेंगे। जहां पे भी हमें दिक्कत लग रही है, जहां पे भी हमें परेशानी हो रही है, हम फिर दोबारा से उसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि मैम वीकली टारगेट हमारा क्या रहेगा। आपने बता दिया कि 60 डेज को हम 20 20 प्लस 20 करके प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसमें वीकली टारगेट क्या रखें कि इस वीक में क्या करना है। तो वीकली टारगेट आपको रखना है कि एक हफ्ते में, 1 वीक में 7 डेज, 7 डेज में हमारे 2 मेजर सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। 20 दिन में 60 दिन में क्या करोगे, रिवीजन करोगे। 2 मेजर सब्जेक्ट और या फिर 3 माइनर। ऐसा नहीं कह रही कि 2 मेजर भी कर लो 3 माइनर भी कर लो, या तो ये करो 2 मेजर कंप्लीट कर लो, ठीक है, या फिर 1 मेजर 2 माइनर कर लो। तो 2 से 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए, 2 से 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए, मेजर कर रहे हो या फिर 1 मेजर 2 माइनर कर रहे हो। ऐसे करके आपको पर डे वीक को प्लान करना है, क्योंकि मैंने बोला ना स्टार्टिंग के 20 डेज तक तो आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ थियरी नहीं करना, वीकली टारगेट में थियरी तो करना है, उसके साथ साथ एक हफ्ते में एमसीक्यू 1500 का टारगेट रखना है कि इस वीक में आज से स्टार्ट करूं तो नेक्स्ट वीक तक मेरे 1500 एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाने चाहिए। और जो मैं नोट्स रिवाइज कर रहा हूं, जो भी मैं पढ़ रहा हूं, उसे मैं दोबारा रिवाइज करूं सोने से पहले, कि आज मैंने ओबीजी पूरे दिन पढ़ा, सोने से पहले यार इस टॉपिक में दिक्कत आ रही थी, दोबारा रिवाइज कर लेता हूं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत। आप सोच रहे हो कि सब बोलते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है, जब आप करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। 1 to 2 फुल मॉक टेस्ट, मेंटेन द मिस्टेक नोटबुक। 1 से 2, जैसे मैंने बोला वीकली टारगेट है, अगर आप पूरे हफ्ते बिजी हो, नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम संडे को एक हफ्ते में 1 टेस्ट तो फुल देना ही देना है, अभी से ही, आज से ही स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो? तो वीकली अभी आपको 1 से 2 फुल मॉक टेस्ट देना है, जो 100 200 160 का होता है, 150 का फुल मॉक टेस्ट देना है आज से ही। अब मैम पर डे का प्लान क्या रहेगा? वीकली हमने टारगेट सेट कर लिया, और डेली अपने आप को एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है कि हाँ आज ये अचीव हुआ या नहीं हुआ। करना है मतलब करना है, समझ रहे हो इस बात को? तो डेली रूटीन हमारा, मैंने बहुत ज्यादा नहीं करा कि आपको 18 घंटे पढ़ने हैं, 15 घंटे पढ़ने हैं। मैंने बोला सिंपल 6 से 8 घंटे, जो आप आराम से जॉब के साथ भी, ठीक है, या फिर फैमिली के साथ भी, और अगर आपका काम ही सिर्फ पढ़ने का है तो आप 6-8 घंटे तो आराम से निकाल लोगे, रेस्ट करते हुए, अपने माइंड को रेस्ट देते हुए, चीजों को याद करते हुए अच्छे से निकाल लोगे 8 घंटे, ठीक है, जिसमें आपको 3 घंटे पर डे की बात कर रही हूं, वीकली नहीं कर रही हूं, पर डे जो काम करना है, पर डे जो थियोरी पढ़नी है, 3 घंटे थियोरी पढ़नी है, 2 घंटे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपको समझ में नहीं आता ना कि क्या करें और कहां करें, सब्जेक्ट भी बताऊंगी मैं। 3 घंटे थियोरी पढ़ो पर डे, 2 घंटे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, और 2 घंटे टाइम पीवाईक्यू को दो। चाहे नॉर्सेट के सारे पेपर्स करो, एम्स के सारे पेपर्स करो,
बहुत इजी लगेंगे, बहुत जैसा भी लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। उससे पता है क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होते, उन टॉपिक की नॉलेज होती है। हमें ये पता चलता है कि यस ये कितनी बार पूछा गया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, 2 घंटे एमसीक्यू, तो यानी कि 4 घंटे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो। 2 घंटे तो आप नॉर्मल एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 घंटे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पे टाइम दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कौन से टॉपिक आ रहे हैं, किसके क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे, कौन से गलत हो रहे हैं। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, उसका एनालिसिस भी है इसके अंदर। इसके साथ साथ फिर 1 घंटे का और रिवीजन दे रहे हो आप। जैसे रात में हो गया एमसीक्यू प्रैक्टिस भी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी। और मुझे लगता है कि 4 स्लॉट निकालना एक नॉर्सेट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। एक सेटिंग, स्लॉट नंबर 1 खत्म, दूसरी सेटिंग, सेकेंड सेटिंग के लिए बैठे, फिर एक खत्म, फिर तीसरी सेटिंग में आपने पीवाईक्यू निकाल दिया और रात में एक सेटिंग निकालनी है 1 घंटे का। सोने से पहले 1 घंटे आपने वो चीजें रिवाइज कर ली, पक्का पक्का कर दिया। समझ में आया? तो ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप 4 सेटिंग आराम से निकाल सकते हो, और बहुत बड़ी सेटिंग्स नहीं है, 2-3 घंटे की सेटिंग है जो आराम से आप कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। ऐसा मैंने किया था खुद, पर डे प्लान करती थी, पर डे बेसिस पे पढ़ती थी, और 1 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं आता है। अभी 60 दिन है, आप देखना 30 दिन के अंदर आपको अपने अंदर चेंज आना दिखने लग जाएगा। ठीक है, चलो भाई, डेली रूटीन भी हो गया मैम। अब थोड़ा सा और, कि जो 20 डेज हमने सेक्शन ए लिया था, इस 20 दिन को कैसे प्लान करें। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए इजी कर दिया है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता चुकी हूँ, माइनर आपने पढ़ना है, करना है, जैसे भी टाइम निकालना है। मेजर सब्जेक्ट को मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे 1 से 4 दिन, आज से आपने स्टार्ट किया तो 4 दिन तक आप कार्डियो, रेस्पी और न्यूरो करोगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। 5 से 6, 5th और 6th डे आप फिर से एमएसएन पढ़ रहे हो, 7th डे भी आप एमएसएन, मतलब एक पूरा 1 वीक आप एमएसएन को दे रहे हो, जिसमें कार्डियो, रेस्पी, न्यूरो, ये पहले जीआईटी है, रीनल है, एंडोक्राइन है, फिर इसके नोट्स रिवीजन। ये नोट्स आपके बन चुके हैं, आप इस नोट्स को क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। इसके साथ साथ पर डे मैंने बोला एमसीक्यू कर रहे हो, इसके साथ साथ आप पीवाईक्यू कर रहे हो, इसके साथ साथ फिर से आप इसे रिवाइज कर रहे हो कि हाँ नोट्स रिवाइज कर रहा था तो इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही थी, सोने से पहले एक बार और रिवाइज कर लिया 1 घंटे। ठीक है, तो ये आप पर डे बेसिस पे कर रहे हो। तो एमएसएन आपने 7 डेज में कर देना है, जो भी इसमें रह गए होंगे 1-2 सब्जेक्ट कर लेना, लेकिन आपका यही रहेगा कि 1 से 7 डेज में मुझे एमएसएन करना ही करना है। 8 से 10, 7 डे खत्म, अगले दिन उठे, 2 दिन तक आपको कंटिन्यूअस ओबीजी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओबीजी के जितने नोट्स आपने बनाए, थ्योरी बनाया, मुझे लगता है आराम से नोट्स रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको 11 से 13 डे पीडियाट्रिक्स को रिवाइज करना है, 14-15 डे पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को रिवाइज करना है, ये हमने रिवाइज कर लिया। 16th डे हम साइकेट्रिक नर्सिंग को रिवाइज करेंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग को करेंगे। 17 और 18 2 दिन में फंडामेंटल, क्योंकि बहुत ही बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है, तो इसको हम 2 दिन का टाइम देंगे। 19th डे हम फार्मा करेंगे, 1 दिन का टाइम, 4 घंटे 5 घंटे जितना भी आपको टाइम लग रहा है नोट्स रिवाइज करने में, 2-3 घंटे अभी कर लो, 2-3 घंटे रात में कर लेना, ऐसे कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपको सेट करना पड़ेगा अपना टाइम। और 20th डे जो है ग्रैंड रिवीजन और मॉक टेस्ट। रिवीजन के लिए भी तो टाइम चाहिए, तो एक पूरा दिन रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए क्यों है कि हमने इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ा है, हम मॉर्निंग में उठकर रिवाइज करेंगे नोट्स को, फिर हम एक पूरा टेस्ट देंगे कंप्लीट, जो भी 150-200 का एक कंप्लीट फुल रिवीजन मॉक टेस्ट होता है वो देंगे। और सिर्फ 3 घंटे 2 घंटे टेस्ट देकर हमारा काम खत्म नहीं होगा, उसके बाद 3 घंटे टाइम देकर हम एनालाइज करेंगे, हम अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि इस 20 दिन की पढ़ाई में जो मैंने पढ़ा है वो सब मुझे आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये तो 20 डेज पे एक ग्रैंड टेस्ट हो गया, लेकिन वीकली टेस्ट देकर भी आपको ऐसे ही सेम एनालिसिस करना है। समझ में आ गया? तो वीकली टेस्ट देना है और फिर 20 डेज पे ग्रैंड टेस्ट देना है, जिसमें पूरा सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा है उसको एनालाइज करेंगे कि अब कहां गलती हो रही है, अब किन टॉपिक पे मुझे ध्यान देना है। फिर स्टार्ट होगा आपका 21 से 40 डेज का प्लान, जहां पे आप रिवाइज करोगे ऑल सब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सारे सब्जेक्ट का हमने पढ़ लिया है, रिवाइज भी कर लिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लिया, वीकली बेसिस पे हम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे भी हम काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं सब्जेक्ट को, जैसे माइनर सब्जेक्ट्स हो गए, उनके भी छोटे छोटे नोट्स आपने बनाए, उन सब्जेक्ट को आप रिवाइज करोगे और डेली बेसिस का वही प्लान फॉलो करोगे। 3 घंटे थियरी, 2 घंटे एमसीक्यू, 2 घंटे पीवाईक्यू, 1 घंटे रिवीजन, या 2 घंटे और रिवीजन के लिए ले लो।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी भी नहीं छोड़ना। अभी तक आप प्रीवियस ईयर को 5 से 6 बार कर चुके होंगे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्लिनिकल एंड सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, यानी आप बोलोगे मैम ये क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, तो आपको पता है पीडब्ल्यू का विजन हाई है, उसमें बहुत अच्छे क्लिनिकल क्वेश्चंस बने हुए हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास है तो। अभी लास्ट टाइम पे नया नहीं लेना है, आपके पास जो है आपने जहां से प्रैक्टिस सिनेरियो बेस्ड का किया है वो करो। अभी इस टाइम पे कुछ भी नया सोर्स तो लेना ही नहीं है, पहली बात। या फिर आपने एनक्लेक्स से प्रैक्टिस किया है तो आप वहां से उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां से भी आपने क्लिनिकल और सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो भी गाइड से किया उसको रिवाइज करो, कहने का मतलब। तो पीवाईक्यू और एमसीक्यू करना ही करना है। नर्सिंग के प्रोसीजर्स को यहाँ पे देखना है, जैसे फंडामेंटल में जैसे एग्जाम्पल बताऊं, ट्रेक्योस्टमी है, लंबर पंचर है ना। तो जो भी आपके नर्सिंग के प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है, लेबर में है, प्लेसेंटा कैसे एग्जामिनेशन होता है उसका प्रोसीजर है, लेबर का प्रोसीजर है, बहुत सारे प्रोसीजर है, हर सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो आपको नर्सिंग के इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि इस बार वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि नीट में और उन सब में भी पूछा गया है वीडियो बेस्ड 15 to 20 क्वेश्चंस, और हमारे एग्जाम में बहुत सालों से नहीं आया है, तो चांस है कि आ सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। तो इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड, इन सबको करने के लिए हमें प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे ड्रग ऑफ चॉइस, इन्फेक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी नर्सिंग, इन सब टॉपिक्स को भी आप इन 20 to 40 डेज में रेडी कर लोगे। यस, अब सब कुछ इनमें तैयार है। प्लान कैसे वीकली करना है, डेली करना है, वो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया इन दिनों में। अब इस 41 से अब 10-10 दिन में डिवाइड किया है, जो सेक्शन सी है उसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 41 to 50 डेज अब जो हमारा चलेगा, यहाँ एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अब सांस लेना छोड़ दे, खाना छोड़ दे, रेस्ट करना छोड़ दे, सब कुछ इंक्लूडेड है भाई। 8 से 10 घंटे ही तो पढ़ना है, 8 घंटे ही तो पढ़ना है, बाकी 7-8 घंटे रेस्ट करो, आराम से खाना खाओ, सब कुछ करो, अपने आप को रिलैक्स भी रखो। ओवर बर्डन करोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, इसलिए मैंने 15 घंटे या 10 घंटे का शेड्यूल नहीं बताया है। मैंने 24 घंटे में आपसे 8 से 10 घंटे मांगे हैं कि 60 डेज में आप कर जाओगे, ठीक है। अब लास्ट के 41 to 50 डेज में क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, और ट्राई करना है कि इस 10 दिन में आप 10 मॉक टेस्ट तो दे दो, पर डे दे दो एक टेस्ट। तो पर डे टेस्ट दो, एनालाइज करो, अच्छा ये गलत हो रहा है, फिर अपने नोट से उसे रिकॉल कर लो। फिर आपने अगले दिन फिर टेस्ट दिया, अच्छा साइकेट्री के ये टॉपिक ये तो मैंने पढ़ा था, गलत हो रहा है, चलो फिर से रिवाइज कर लेता हूं। अच्छा अगले दिन एंडोक्राइन के क्वेश्चंस गलत हो रहे, उसको रिवाइज कर लेता हूं। तो पर डे आपको मॉक टेस्ट देना है, 10 मॉक टेस्ट 41 to 50 डेज। लास्ट के 10 दिन में कोई नई चीज नहीं, कोई मॉक टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अभी 41 to 50 डेज में आप मॉक टेस्ट दे दो और एनालाइज द एवरी इनकरेक्ट आंसर। और जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के हो रहे हैं, जिस टॉपिक के हो रहे हैं, उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करो, देखो क्यों गलती हुई, किस लिए हुआ, रैशनल क्या है, क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन जो मैं समझ नहीं पाई। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको समझना है। और रिवाइज द वीक टॉपिक्स, यानी आपके हर बार साइकेट्रिक के ही क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं, ओबीजी के तो नहीं हो रहे, आपके हर बार पीडियाट्रिक के क्वेश्चंस गलत हो रहे, कम्युनिटी के हो रहे, यानी आपका जो वीक टॉपिक है ना, उसी के क्वेश्चंस आप देखना बार बार गलत होंगे। तो आप अपने वीक टॉपिक्स पे इन 10 दिन में काम करना। समझ में आ गया? अब आ गए हम लास्ट के वो 10 दिन, यानी सितंबर स्टार्ट हो चुका है, 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक क्या करें, क्योंकि 11 को तो एग्जाम है। अब इस लास्ट के 10 डेज में आपको फाइनल रिवीजन देना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। कुछ एमसीक्यू नहीं करेंगे, कुछ मॉक टेस्ट नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। लास्ट के 10 डेज में हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स जो हमने किया है, जो हमने मिस्टेक नोटबुक बनाई, उसे पक्का पक्का करेंगे। ये गलती मैं लास्ट टाइम तक भी करता आ रहा था, पक्का पक्का कर रहा हूं। ईसीजी मैं हर बार सही करेक्ट नहीं कर पा रहा था, ईसीजी में गलती हो रही है, या जो भी है आपका वीक पॉइंट आपको पता होगा, आप उस पर काम करोगे। फाइनल रिवीजन है, ओनली एंड ओनली रिवीजन। सिर्फ पढ़ा हुआ ही पढ़ें। क्या समझ रहे हो? सिर्फ पढ़ा हुआ ही पढ़े, जो पढ़ाया गया है, जो अभी तक पढ़ा है वही पढ़ेंगे। लास्ट टाइम पे कहीं इधर उधर से ढूंढ कर नया ट्राई नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते, जिसकी वजह से उनके बनाए गए कॉन्सेप्ट भी बिगड़ जाते, क्योंकि वो लास्ट टाइम पे नई नई चीजों को ट्राई करते।
कुछ नया ट्राई नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाया है, जो भी आपने मिस्टेक नोटबुक बनाया है, जो भी चीजें आपने उसमें लिखी हुई हैं, आप उन्हीं को बार बार रिकॉल करोगे कि मेरी गलती ये थी, मैं हर बार के टेस्ट में इसी टॉपिक, इसी क्वेश्चंस को गलत कर रहा था, यही वैल्यू मुझे याद नहीं होती थी, यही प्रेशर मुझे याद नहीं होता था, ये लैब वैल्यू है, ये प्रेशर है, या जो भी स्कोर है, ये मैं बार बार गलती करता था। हर बार अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, हर बार मैंने गलती की। तो वो आपकी नोटबुक में लिखा होगा ऑलरेडी, वो शॉर्ट नोट्स आपने ऑलरेडी बना लिया होगा अपनी शॉर्ट नोटबुक या मिस्टेक नोटबुक में, तो आप उसी को रिवाइज करो बार बार, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट एग्जाम में भी अलग पैटर्न में पूछा गया तो मैं फिर से गलती करूंगा। तो आप उसको पक्का पक्का कर लो कि अगर इतने अच्छे से रिवाइज कर लिया कि अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए मैं गलती नहीं करूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो आपने पहले पढ़ रखा है, जो बहुत अच्छे से किया हुआ है, 5, 7, 10 बार आपने अभी तक कर लिया, बस उसको एक बार रिवाइज करो, रिकॉल करो फटाफट, फास्ट रिवीजन। क्योंकि हम पहली बार में टाइम लगता है, सेकेंड थर्ड में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन 5th 6th रिवीजन में कभी टाइम नहीं लगता। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं याद नहीं कर पा रहा, मैंने रिकॉल नहीं किया, ड्रग्स है, वैक्सीन्स है, पीडियाट्रिक में माइलस्टोन है, कम्युनिटी में प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लैब वैल्यूज हैं, ईसीजी के बेसिक्स, ईसीजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इमेज बेस्ड में, वीडियो बेस्ड में पूछा जाता है, और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। तो ये सब टॉपिक्स को एक बार देख लेना कि मैंने जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो सब मैंने किया है या नहीं किया है। जब आप सब्जेक्ट रिवीजन देते हो उस टाइम पे, जब आप पीवाईक्यूज करते हो, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कौन से टॉपिक्स नॉसेट में कितनी बार कितनी इंपॉर्टेंस के साथ पूछा गया है। ये एक बच्चे से अच्छा और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो डेली बेसिस पे अपने नोट्स को, डेली बेसिस पे अपने पीवाईक्यू को अगर कर रहा है पहले दिन से, तो अभी तक उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई कि क्या टॉपिक आता है और किस सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है, मैम जाते जाते गोल्डन रूल तो बताओ, सिलेक्शन कैसे होगा, हमेशा का क्वेश्चन है। मैम गोल्डन रूल सिलेक्शन कैसे होगा? पहले मैं आपको बोल देती 50% एमसीक्यू, 50% थ्योरी, लेकिन इस बार मैंने आपको लिखा है 40% थ्योरी, क्योंकि थ्योरी अभी तक आपका बहुत स्ट्रांगली तैयार हो चुका है। 2 महीने में अब थ्योरी तो तैयार नहीं करोगे, आप थ्योरी पे 40% टाइम दो, 40% थ्योरी रिवीजन, रिवीजन तो करना ही करना है, बिना थ्योरी को रिवाइज किए तो काम चलेगा ही नहीं। थ्योरी रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए, डेली बेसिस पे चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा अब नॉर्सेट के पैटर्न को देखते हुए एमसीक्यू की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने 40% थ्योरी, 60% डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस डेली रिवीजन कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी के साथ डेली करना है। ये नहीं कि आज कर लिया 100 या 500 क्वेश्चन कर लिए, अगले 5 दिन तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। आप 200 ही करो, बट 5 डेज कंटिन्यूस में करो, उसका इफेक्ट ज्यादा है, ना कि एक दिन में पहाड़ पलटने का या 500 करने का, कोई फायदा नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डेली बेसिस पे 100 करो, 200 करो, बट 5 डेज तक कंटिन्यूस करो। तो सोचो 5 डेज में 500 हो गए, आपको ओवरबर्डन भी नहीं हुआ, एक साथ सारा करना नहीं पड़ा। तो आपको क्या करना है? थ्योरी रिवीजन डेली करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करना है, रिवीजन डेली देना है, डेली रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, क्यों बोलते हैं? वही चीज मैंने यहां लिखा है, अगर ये आप डेली बेसिस पे करते हो तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा और एक अच्छी रैंक के साथ आ पाओगे। ठीक है, तो ये था 60 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक द नॉर्सेट 11 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। समझ में आ गया? तो अच्छे से पढ़ाई करें। अभी हमारे पास एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, रेस्ट करें, पढ़ाई करें, और आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। जैसे मैंने बोला है, जिस तरीके से मैंने बोला है, अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो, इस पाथ पे सही से चलते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, नोट्स रिवाइज करते हो, डेली बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो और उस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट 11 एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।